हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के मध्य बल। अपन चैप्टर नंबर 1 में अपनी फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र उसमें चल रहे हैं और आज अपना 5वां वीडियो है इस क्रम के अंदर। यदि बहुत सारे आवेश एक जगह रखे हुए हों, आस पड़ोस में रखे हुए हों, उस समय किसी एक आवेश के ऊपर लगने वाला बल की वैल्यू कितनी आएगी, अपना उद्देश्य ये है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप कृपया हमारे पहले के जो वीडियो सीरीज नंबर 1 से 4 है उसको देख करके अपने बेसिक फंडामेंटल तैयार करें तथा इस टॉपिक का पूरा उपयोग करने के लिए, अच्छे सदुपयोग के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया हमारी मेहनत बेकार न जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपके कोई प्रॉब्लम या कोई शिकायत आपके समझ में आती है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपने देखा कि बल एक सदिश राशि है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। इस वाले आवेश को मैं कह देता हूँ आवेश Q1, यहाँ वाले आवेश को कह देता हूँ मान लीजिए आवेश Q2 है और यहाँ पे कोई अनदर तीसरा आवेश रखा हुआ है जिसको अपन कह देते हैं Q3 है। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसको अपन मान लेते हैं R12। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको अपन लिख देते हैं R23। और सवाल ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक दूसरा आवेश और है, चौथा आवेश है जिसे अपन Q0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको पता है कि इस Q0 आवेश के ऊपर लगने वाला बल मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल कितने चार्ज हैं? आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो टोटल 4 आवेश रखे हुए हैं। 4 आवेश यदि रखे हुए हैं तो ये जो Q0 आवेश है इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल अपने को निकालना है। तो इसके ऊपर कौन कौन बल लगाएगा? Q1 है वो भी इसके ऊपर बल लगाएगा, Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो इनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा। अभी के लिए अपन मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये सारे के सारे जो आवेश हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं। तो आपको पता है कि ये जो Q1 आवेश है वो इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल बाहर लगाएगा, जो Q2 चार्ज है वो भी इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लगाएगा, ये जो Q3 चार्ज है वो भी इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल है वो बाहर की तरफ लगाएगा। इन सभी बलों के नाम भी अपन जानते हैं। Q0 के ऊपर 1 की वजह से फोर्स लग रहा है तो इसे अपन F01 कहेंगे, इसे अपन F02 कहेंगे और इसे अपन F03 कहेंगे। ये सारी वेक्टर राशियां हैं और आप लोगों ने कक्षा 11 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि यदि बहुत सारी सदिश राशियां हैं तो उनको जोड़ने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लिख देता हूं मैं R01, 0 और 2 के लिए लिख देता हूं R02 और 0 और तीसरे आवेश के बीच की दूरी को लिख देता हूं मैं R03। ये सारी सदिश राशियां हैं, इनके ऊपर भी अपने को वेक्टर लगाना चाहिए। अब अपन ने इससे पहले कूलाम के नियम के अंदर पढ़ा है कि अपने पास जो F आएगा 0 वाले आवेश के ऊपर पहले वाले आवेश की वजह से जो लगने वाला बल है उसको अपन लिखेंगे K Q0 Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर। यदि आप यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं तो आपको मोड लिखना है, अन्यथा मोड लगाने की जरूरत नहीं है। बल एक सदिश राशि है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए आपको यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी, एकांक सदिश भी लिखना होगा। इसी प्रकार से बाकी जो बल है उन सब की वैल्यू अपन यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो इसी क्रम में मान लीजिए मेरे पास F02 वेक्टर भी आएगा और उसकी वैल्यू मैं फटाफट लिख देता हूँ K Q0 Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर और R02 का यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से मेरे पास तीसरे आवेश की वजह से लगने वाला बल भी आ जाएगा जिसे अपन लिखेंगे K Q0, तीसरा आवेश को Q3 लिखा था, इसकी दूरी को अपन R03 का स्क्वायर लिखेंगे और R03 का कैप लगा देंगे। इस प्रकार से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपन जानते हैं कि यहाँ पे लगने वाला परिणामी बल लगाना, तो इसके लिए अपन एक सिद्धांत काम में लेते हैं जिसे अपन कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, और अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि भाई सभी सदिश राशियों की जो योग है उसका परिणामी मान है वो सदिश योग के तुल्य आएगा। F01 का वेक्टर, F02 का वेक्टर, आप इनको सिंपल योग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सदिश योग लेना पड़ेगा और सदिश संयोजन का नियम अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक नोट मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा। नोट मेरा ये है कि कूलाम ने ये देखा है कि किसी एक
ये जो दो आवेश हैं प्रारंभ में, जीरो और पहला आवेश, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, इस बल के ऊपर किसी दूसरे आवेश के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दूसरा आवेश है तब भी इन दोनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पहले वाला बल ही लगेगा इन दोनों के ऊपर, और अगर ये नहीं भी है तब भी वही बल लगेगा। यानी किसी अन्य आवेश के होने या न होने से पहले वाले आवेशों के बीच में लगने वाले बल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि दूसरा आवेश यहाँ पे Q2 रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा वही रहेगा, यदि ये दूसरा आवेश यहाँ पे हो या ना हो। परंतु किसी एक आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल है वो परिवर्तित हो जाएगा, और उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे। तो यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इस फॉर्मूले में अपन यहाँ से सारी की सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। जब अपन यहाँ पे सबकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें भी K कॉमन आ जाएगा, इसमें K कॉमन आ जाएगा, इसमें K कॉमन आ जाएगा, Q0 भी सब में कॉमन आ जाएगा। तो मैं एक लाइन को यहाँ पे बचा करके फटाफट इसको लिखता हूँ। K मैंने यहाँ लिखा है, Q0 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो पहले में से मेरे पास बच गया Q1 R01 का स्क्वायर और R01 का कैप। इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पे Q2 R02 का स्क्वायर R02 का कैप, और इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी n बार तक। कितनी बार तक? n बार तक, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारे n आवेश ले रखे हैं तो ये सीरीज n बार तक चलती जाएगी। जब ये सीरीज n बार तक जाएगी तो इसको अपन और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको पता है कि KQ0 लिखना होगा, और यहाँ पे अपन इन सब का योग करने के लिए आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, सिग्मा का यूज करते हैं। और ये सिग्मा है वो इन सब के जोड़ के निशान को प्रदर्शित करता है। Q1 भी जुड़ेगा, Q2 भी जुड़ेगा, Q3 भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इनके लिए Q1 न लेकर के यहाँ पे QI ले लेता हूँ। इसी प्रकार से जो चीज जो संख्या बदल रही है केवल उसी को रिप्लेस करेंगे अपन। जैसे R01 है, R02 है, R03 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, R0 तो सब में कॉमन आ रहा है, 1 2 3 की जगह लिख देते हैं I, और इन सब के ऊपर क्या चल रहा है, इनका स्क्वायर चल रहा है। इसी प्रकार से R0I का कैप लग जाएगा। यहाँ पे अपन ने जो सिग्मा लगाया जो जोड़ को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे अपन इसकी लिमिट भी लगाएंगे। लिमिट का मतलब है कहां से लेकर के कहां तक। तो आई की जो वैल्यू है वो कहां से शुरू हुआ था, आई का मान 1 से लेकर के कहां तक चलेगा, n तक चलेगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी फाइनल f वेक्टर की। तो इतने सारे डेरिवेशन से सिद्धांत केवल ये कह रहा है कि किसी दूसरे आवेश के होने या न होने से किसी तीसरे आवेश के ऊपर लगने वाले बल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके टॉपिक में ये डेरिवेशन कभी भी अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो पहले अपन इसके नोट्स की कॉपी को देखते हैं, आफ्टर दैट इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपने बोर्ड के सिलेबस में दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व करते हैं। ये अपने बहु आवेशों के सिद्धांत के लिए या अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए लगने वाला परिणामी बल है, उसके लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। तो आप स्क्रीन को पॉज करके और इन नोट्स को अपने नोटबुक में लिख लें, ताकि आपको दोबारा रिवीजन में समस्या नहीं आएगी। बेसिकली जब कभी भी आप अपने जीवन में डेरिवेशन लिखें, आप अपने दिमाग में एक स्टेप, एक प्रोसेस ध्यान रखें। जैसे आप लोगों ने कक्षा 10 में प्रमेय तैयार करी होगी, सबसे पहला स्टेटमेंट अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको दिया क्या गया है। जो जो बातें आपको दे रखी है वो सब आप उसके डेरिवेशन में सबसे पहले लिखें। आफ्टर दैट आपको उस फॉर्मूले में, उस पूरे डेरिवेशन में निकालना क्या है वो बात आप हेडिंग के रूप में लिखें। उसके बाद में आपने उसको निकालने के लिए जो रचना का पोर्शन अपन लिखते हैं, ऐसा कुछ मानना या किसी रेखा को आगे बढ़ाना ऐसा कुछ किया है तो लिखें, और उसके बाद में अपन उपपत्ति प्रूफ लिखें। तो यहां पर ऐसा विशेष नहीं है, पर आगे ये प्रोसेस अपने बहुत काम आएगा। तो आप प्लीज इन नोट्स को अपने स्क्रीन को पॉज करते हुए एक बार लिख लें, और उसके बाद में अपन आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 आवेश लिए हैं। Q0 आवेश है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स लिखा है। सारे जो बल हैं उनकी दिशाओं को, सब आवेश हैं वो मैंने पॉजिटिव मान करके चले हैं, ताकि सब में प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि नेगेटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। इन सब को लेकर के अपन लास्ट में अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला लिखेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत पे यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला और लिखना चाहिए था, F वेक्टर इज इक्वल्स टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर, बट मैंने इसको शॉर्ट लिखने का प्रयास किया है। जब एक बार आप वो फॉर्मूला लिखेंगे, आफ्टर दैट आपको इन तीनों की वैल्यू वहां पे रिप्लेस करनी पड़ेगी, और रिप्लेस करने के बाद में जब आप ये स्टेप लिखेंगे तो ये कॉमन लेने वाली लाइन है वो एक लाइन बाद में आएगी, पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा। आप इस तरीके से लिखेंगे तो अपने बोर्ड परीक्षा में टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा। फाइनली आपके पास जो टोटल रिजल्ट है वो आपको ये मिल जाता है। तो ये डेरिवेशन अपना यहां तक चलना है। अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं।
अपने पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 1.9 अपन देख रहे हैं, जिसमें यह कह रहा है कि आपके पास दो आवेश हैं, पहला 9e है और दूसरा 4e है, यानी दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। इन दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी r के ऊपर पहले से रखा हुआ है। ये सारी बातें आपको दे रखी है। अब सवाल कह रहा है कि आपके पास एक कोई तीसरा आवेश q और है। ये जो तीसरा आवेश q है वो उस आवेश को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर कहीं ना कहीं बीच में रखना है। अब ऐसे रखने में तो आप कह सकते हैं कि सर कहीं भी रख देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त दे रखी है। शर्त ये दे रखी है कि ये जो आवेश जो Q आप यहाँ पे बीच में कहीं पर भी रखोगे, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो साम्य अवस्था है वो हमेशा नियत रहनी चाहिए, यानी कि ये हमेशा साम्य अवस्था में रहना चाहिए, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई परिणामी बल नहीं लगना चाहिए। वो शर्त यहाँ पे दे रखी है। तो आप कहाँ रखेंगे, 9e से कितनी दूरी पर रखेंगे या 4e से बीच में कितनी दूरी पर रखेंगे कि वो साम्य अवस्था में रहे। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैंने यहाँ पे माना है कि मान लीजिए कि जो 9e का आवेश है उससे x दूरी के ऊपर अंदर की तरफ मैंने इस q को रख दिया है। पर एक बात मुझे बताएं कि ये साम्य अवस्था में कब रहेगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पे टोटल कितने आवेश रखे हुए हैं। सर 3 आवेश हैं, 9e का है, q का है और 4e का है। अच्छा इस q आवेश के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, ये 9e वाला भी फोर्स लगाएगा, ये 4e वाला भी फोर्स लगाएगा। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव मान लूं, इसको भी मैं पॉजिटिव मान लूं, तो ये भी इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लगाएगा, और ये 4e वाला आवेश है वो भी इस q के ऊपर प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लगाएगा। तो ये साम्य अवस्था में कब रहेगा, ये साम्य अवस्था में तब रहेगा जब ये वाला फोर्स और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स, दोनों की वजह से लगने वाले फोर्स बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे, यानी इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो स्थिति अपने को निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे माना कि जो 9e से इसकी स्थिति है वो x दूरी पर है, तो इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4e की मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 9e के कारण बल बराबर 4e के कारण बल, यानी दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 4e के कारण बल। ठीक है, ये बात आपने लिख ली। अब आप कूलाम के नियम का फॉर्मूला ले लें। कूलाम का नियम क्या कहता है कि Q1 मैं इसको मान लूं तो इसको Q लिखा, Q2 इस केस में इन दोनों के लिए Q2 मैं इसको ले लूं, दैट इज 9e, ठीक है, अपॉन दूरी कितनी है, x है, बराबर, अब ये दोनों ले लें, ये Q1 है तो Q1 की जगह Q लिख दिया, Q2 की जगह मैंने 4e लिख दिया, अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी है, तो टोटल डिस्टेंस r है, ये वाली x ले रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, सर ये r माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास इसका स्क्वायर भी तो लगना है, तो यहाँ पे लिखेंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, k ने k को काट दिया, q ने q को कैंसिल आउट कर दिया, e ने e को कैंसिल आउट कर दिया, फाइनली आपके पास बच गया यहाँ पे 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करने के लिए एक स्टेप ये भी यूज ले सकते हो कि सर यहाँ पे मैं इसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर दूं, पर मेरी सजेशन ये है कि आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इसको भी आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अंश और हर का स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे 3 अपॉन एक्स बराबर 2 अपॉन r माइनस एक्स। अब आप इसका पक्षांतरण करके सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 3r माइनस 3x बराबर 2x। 3x को आप माइनस को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो 3r इज इक्वल्स टू 5x। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आपको तो x निकालना ना, तो x बराबर हो जाएगा 3/5r। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या कह रही है कि इस तरफ से 9e की तरफ से ये दूरी दे रखी है। अच्छा साथ में आप ये भी जानना चाहते हैं कि 4e की तरफ से कितनी दूरी है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 4e से q की दूरी। परीक्षा में आपको दोनों स्टेप लिखनी चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, r थी, इसमें से आपने कितनी घटा रखी है, x घटा रखी है, और x का मान कितना है 3/5r। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2/5r का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 4e की तरफ से वैल्यू आ जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब कभी भी बीच वाला आवेश अगर स्थिर साम्यावस्था में माना जाए, लिया जाए, तो उसके लिए केवल उसी पे लगने वाला परिणामी बल है वो 0 होना चाहिए। इसमें एक अलग तरीके का सवाल और भी पूछा जाता है जो अभी अपन करने वाले हैं।
यस अपना अगला एक एग्जांपल और दे रखा है, एग्जांपल नंबर 10। वो क्या कह रहा है, पहले इस बात को समझे। सवाल कह रहा है कि दो आपके पास आवेश हैं Q एंड Q, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों बराबर परिमाण के हैं और एक दूसरे से r दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है भाई, रखे हुए हैं। सवाल कह रहा है कि आपके पास एक कोई तीसरा आवेश Q और है, उस तीसरे आवेश को आपको इन दोनों आवेशों के ठीक बीच में रखना है। यानी उसकी जो पोजीशन आ जाएगी वो r/2 इधर हो जाएगी और r/2 की दूरी इस तरफ हो जाएगी। चलो ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि भाई वो जो Q है वो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये जो तीसरा आवेश आप Q रख रहे हो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए तथा उसकी प्रकृति की कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। शर्त क्या दे रखी है, शर्त ये दे रखी है कि ये पूरा निकाय संतुलन में रहे। पिछली बार आपने जब देखा था, पिछली बार जो अपना ये जो एग्जाम्पल है इसमें सवाल ये कह रहा था कि केवल ये बीच वाला Q आवेश है वो ही संतुलन में होना चाहिए। अब की बार ये अकेले को संतुलन में नहीं पूछा है, अब की बार कह रहा है कि पूरा का पूरा निकाय है वो संतुलन में होना चाहिए। तो ध्यान दें, जब कभी भी पूरे निकाय के संतुलन की बात करें उस समय किसी किनारे वाले एक आवेश को पकड़ें, किनारे वाले एक आवेश को ले लें और उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 कर दें। जब उस आवेश के ऊपर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा तो संपूर्ण निकाय है वो अब ऑटोमेटिकली साम्य अवस्था में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो आवेश है अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी इधर से धकेलेगा और ये भी इधर से धकेलेगा, तो इसके ऊपर परिणामी बल 0 आ जाएगा क्योंकि ये बीच में रखा हुआ है। और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी आकर्षण बल उतना ही लगेगा और ये भी आकर्षण बल उतना ही लगेगा क्योंकि दूरी बराबर है, तो ये तो वैसे ही साम्य अवस्था में हो गया। अब बात रही इन दोनों की, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार यदि क्रिया 0 है तो प्रतिक्रिया ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। यानी कि इस आवेश के ऊपर लगने वाला परिणामी बल यदि 0 अपन लगा दें, निकाल लें, तो फाइनली ये पूरा निकाय क्या हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। तो इस आवेश के ऊपर कौन कौन से आवेश फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर ये स्मॉल q लगा रहा है और कैपिटल Q भी लगा रहा है। तो अपन ये कहेंगे कि इनको नाम दे देते हैं अपन, यहाँ पे A, यहाँ पे B और इसको ले लेते हैं C। तो A पर रखे आवेश पर B के कारण बल, तो B के कारण बल कितना हो जाएगा, वैल्यू F(AB) कह दूं मैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी K, दोनों आवेश बराबर हैं परिमाण के तो Q² अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी R है तो R का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद में अपने को अगले की वैल्यू लेनी है कि A पर रखे आवेश पर C के कारण बल, यानी बीच वाला जो आवेश है उसके कारण बल, तो उसके कारण बल कितना हो जाएगा, FAC लिख दूं मैं, तो FAC हो जाएगा K, ये हो गया कैपिटल Q और ये हो गया स्मॉल q। बीच की दूरी कितनी है, r/2, तो r/2 का क्या कर दूं मैं, होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब बात करते हैं अपन साम्य अवस्था के लिए। तो साम्य अवस्था की शर्त क्या कहती है, साम्य अवस्था की शर्त कहती है कि सर FAB का मान और FAC का मान दोनों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू रख दो। ये लिखा मैंने KQ का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, ये लिखा मैंने KQ स्मॉल q अपॉन r का स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर ऊपर ले जाऊं मैं, 4 हो जाएगा और बराबर में वैल्यू कितनी लिख लूं, 0 लिख लूं। अब अपन पक्षांतरण करेंगे और एक पार्ट को अपन दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो गया आपके पास KQ² अपॉन r², दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 KQ स्मॉल q बाई r²। कैंसिल आउट करो, K ने K को काटा, Q² ने कैपिटल Q को काटा, r² ने r² को काटा। फाइनली आपके पास कैपिटल Q इज इक्वल्स टू -4Q आ गया। आपको तो स्मॉल q की वैल्यू चाहिए थी ना, तो स्मॉल q की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे स्मॉल q इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 नेगेटिव, यानी
कि ये जो बीच वाला आवेश है, बीच वाला जो आपने आवेश यहाँ पे रखा था, इस आवेश की जो वैल्यू है वो इस किनारे वाले आवेश की चौथाई होनी चाहिए, Q/4 होना चाहिए। और ये अगर पॉजिटिव है तो ये विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, यानी ऋणात्मक या नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाकर के ये पूरा का पूरा निकाय है वो संतुलन में हो पाएगा। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 1.10 था। आगे के और टॉपिक्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपने सवालों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।